हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस प्रैक्टिस सेट तीसरी प्रैक्टिस सेट की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। तो डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को, उसके साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट बनते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो देखनी है, क्योंकि बस 4-5 दिन और बचा हुआ, क्योंकि आप लोगों का आप सभी को पता है आज एडमिट कार्ड आ गया हुआ है। वहाँ पे एडमिट कार्ड में ये पता चल गया है कि आपका जो सेंटर है वो किस शहर में है। ठीक है, अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसको जाके आप बीपीएससी की वेबसाइट पे जाके आराम से एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी आपको। 25 KB से कम की फ़ोटो होनी चाहिए और 250x250 पिक्सल से कम की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। वहाँ पे अपलोड करते ही आपको वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे आपका जो सिटी वाला है, सिटी के बाद आपका जो सेंटर है वो 5 तारीख के आसपास आ जाएगा, वो भी कि किस उस सिटी में कहाँ पे आपका सेंटर पड़ा हुआ है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे आज की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन औषधियों का वर्गीकरण का आधार नहीं है, यानी कि दवाइयों का यहाँ पे वर्गीकरण किसके आधार पर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। यहाँ पे आकार के आधार पर दवाइयों का कोई भी वर्गीकरण नहीं किया जाता कि गोली दवाई है तो वो इस काम आएगी, स्क्वायरिश दवाई है तो इस काम में आएगी, त्रिभुजाकार दवाई है तो इसके काम में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो औषधियों का जो वर्गीकरण होता है वो आकार के आधार पर बिल्कुल भी नहीं किया जाता। अगर पूछे कि किसके आधार पर किया जाता है तो औषधियों के प्रभाव के आधार पर किया जाता है, दवा की क्रिया के आधार पर किया जाता है, उसकी रासायनिक संरचना क्या है उसके आधार पर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आकार के आधार पर नहीं किया जाता। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपके प्रैक्टिस सेट में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। गांजा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये भी एक औषधीय पौधा है, इसलिए ये क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे गलत तरीके से यूज होता है, इसलिए इसको सब लोग थोड़ा सा गलत मानते हैं, लेकिन एक औषधीय पौधा ये भी है। और ये पूछ रहा है कि ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो जो गांजा होता है वो आपका मादा पुष्प क्रम से प्राप्त होता है। जब इसको सुखा दिया जाता है तो उससे यहाँ पे गांजे की प्राप्ति की जाती है, जिसको बाद में सब अलग अलग तरीक़ों से उसका उपयोग करते हैं, निषेधित तरीक़ों से। तो इस पे नहीं जाते हैं, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन, गांजा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो मादा पुष्प क्रम से प्राप्त होता है जब इसको सुखा के प्राप्त किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, परागकण की दीवार को क्या कहा जाता है, यानी कि जो परागकण होती है उसकी दीवार को क्या कहा जाता है। तो परागकण की दीवार को स्पोरोडर्म कहा जाता है। स्पोरोडर्म, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। परागकण एक नर युग्मक है, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। परागकण किस प्रकार का युग्मक है, नर युग्मक है। स्पोरोडर्म इसके परागकण की दीवार को कहा जाता है। दो चीज़ें इस क्वेश्चन से बन गई हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। महिला प्रजनन प्रणाली का प्राथमिक यौन अंग कौन सा है। आपसे पूछ रहा है कि जो महिला प्रजनन प्रणाली होती है इसमें प्राथमिक यौन अंग कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए फिगर भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लगा दिया है, जिससे आप लोगों को फिगर के माध्यम से अच्छे तरीके से समझाया जा सके। तो महिला प्रजनन प्रणाली का प्राथमिक यौन अंग होता है वो अंडाशय होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाए तो ओवरी होता है। यहाँ से आपके अंडे बनते हैं, वो फेलोपियन ट्यूब में जाके यहाँ पे फिर निषेचित होते हैं मेल के आपके स्पर्म से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। प्लेसेंटा यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लेसेंटा का कार्य कौन सा नहीं है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति करना, ये कार्य नहीं है। ठीक है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एक तरीके से, भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति नहीं करता, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगर यहाँ पे पूछा जाए प्लेसेंटा के कार्य क्या क्या हैं, तो प्लेसेंटा मातृ तंत्र को भ्रूण तंत्र से जोड़ता है, यानी कि जो माताओं का जो तंत्र होता है उससे भ्रूण का जो तंत्र है उसको जोड़ता है कौन, प्लेसेंटा। ठीक है, यह भ्रूण के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। जब महिलाओं के पोषक तत्व से भ्रूण के तंत्र को जोड़ेगा तो महिलाओं से जो पोषक तत्व है वो भ्रूण को भी पहुँचाएगा, ये सीधी सी बात है। यह ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्य नहीं पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम बेकर के खमीर द्वारा निर्मित नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं से पूछा गया है, और ये एग्जैक्ट आपके जो प्रैक्टिस सेट है एग्जाम से रिलेटेड आएंगे। आप लोग देखेंगे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो पूछ रहा है कि
कौन सा एंजाइम ऐसा है जो बेकर होते हैं, जो केक वगैरह बनाते हैं, उनका जो खमीर होता है के द्वारा निर्मित नहीं होता है। तो यहाँ पे बेकर के खमीर द्वारा यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम निर्मित होते हैं पहले ये जान लें। तो बेकर के एंजाइम द्वारा यहाँ पे एमाइलेज यहाँ पे निर्मित होता है, जाइमेज निर्मित होता है और मॉल्टेज निर्मित होता है। यानी कि तीनों यहाँ पे जो एंजाइम है वो निर्मित होते हैं बेकर के खमीर के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया नहीं निर्मित होता, यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, एमाइलेज भी बनता है, जाइमेज भी बनता है, माल्टेज भी बनता है बेकर के खमीर में के द्वारा। ठीक है, सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीओडी, सबसे पहले यहाँ पे अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन बोल रहा है बीओडी से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बीओडी के संबंध में पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बीओडी के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सत्य नहीं है। बीओडी जितना अधिक होगा, यहाँ पे जो ये बोल रहा है बीओडी जितना अधिक होगा पानी की यहाँ पे प्रदूषण क्षमता उतना ही कम होगी। तो बिल्कुल गलत है। बीओडी यहाँ पे कम हो किया जाता है पानी में से, जिससे पानी हमारा जो पीने योग्य हो सके। यानी कि जो ये कह रहा है कि बीओडी जितना अधिक होगा पानी की प्रदूषण क्षमता उतना ही कम होगा, ये बिल्कुल गलत है और यहाँ पे नहीं पूछ भी रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। सीवेज जल का, अब पूछे कि यहाँ पे बीओडी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों ऊपर के दोनों सत्य हैं। सीवेज जल का उपचार तब तक किया जाता है जब तक उसमें बीओडी कम ना हो जाए, और बीओडी पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ का एक मापने का एक तरीका है। ठीक है, आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग समूह में सभी यौन संचारी रोग हैं। यानी कि आप यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं पहले तो, जिसमें अलग अलग रोगों के तीन तीन रोग दिए गए हैं। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीनों रोग वो आपके यौन संचारित रोग हैं। तो आठवें क्वेश्चन का अगर यहाँ पे आंसर बताया जाए तो एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया और ट्राइकोमोनियासिस। आपका जो तीनों है ये वाला ऑप्शन आपका एड्स, हेपेटाइटिस बी और ट्राइकोमोनियासिस आपका तीनों यौन संचरित रोग हैं। अगर यहाँ पे और भी यौन संचरित रोगों के बारे में बताया जाए तो आप सभी को पता है HIV हो गया आपका, ठीक है, हर्पीज हो गया, हर्पीज जो रोग है ये भी अब एक यौन संचरित रोग है। हेपेटाइटिस बी बता ही चुके हैं, ठीक है। क्लेमाइडिया भी एक आपका यौन संचरित रोग है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है एड्स, हेपेटाइटिस बी और ट्राइकोमोनियासिस आपका यौन संचरित रोग है। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग STD के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आयु वर्ग दे दिया गया है, जैसे 15 से 24 दे दिया गया है, 7 से 15 दे दिया गया है, 65 से 95 दे दिया गया है। तो आयु वर्ग STD से कौन सा सबसे ज़्यादा यहाँ पे संवेदनशील होता है। आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा संवेदनशील STD से रिलेटेड होता है आपका 15 से 24 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में इनकी घटनाएं अधिक होती हैं। ये आपका प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों के तहत इन बीमारियों की रोकथाम या शीघ्र पता लगाने और इलाज पर प्रमुखता से ध्यान यहाँ पे दिया जाता है। इस आयु वर्ग के बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ पे संवेदनशील होते हैं STD से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। एक सामान्य यूकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या होता है। आप सभी को पता है एक कोशिका एक प्रकार होती है यूकैरियोटिक, दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एक सामान्य जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसका आकार किस साइज का होता है। तो यूकैरियोटिक यहाँ पे जो कोशिका होती है उसका आकार 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। ये जो है चिन्ह आपका ये माइक्रोमीटर का चिन्ह है। तो जो सामान्य यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसका आकार 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक का आकार अगर आपसे पूछे तो 0.1 से 5 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है। 0.1 से 5 माइक्रोमीटर के आकार का होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक 10 से 20, यानी कि यूकैरियोटिक बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक से। 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विस्थापित होने पर अस्थिर संतुलन यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के द्रव्यमान, यहाँ पे द्रव्यमान है ये ध्यान से सही कर दीजिएगा, द्रव्यमान का केंद्र किस प्रकार हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि विस्थापित होने पर अस्थिर संतुलन, जब कोई वस्तु को विस्थापित किया जाता है तो जब अस्थिर संतुलन बनता है, जो इक्विलिब्रियम बनता है, जो हिलता डुलता रहता है, जो स्टेबल नहीं होता, वहाँ पे द्रव्यमान का केंद्र किस प्रकार का हो जाता है। तो यहाँ पे विस्थापित होने पर अस्थिर संतुलन के द्रव्यमान का केंद्र निम्न हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्न, ठीक है।
निम्न हो जाता है। किसी पिंड को अस्थिर संतुलन में कहा जाता है जब वह थोड़ा सा विस्थापित और मुक्त होने के बाद अपनी संतुलन स्थिति से और विस्थापित हो जाता है। यानी कि जहाँ पे उसको विस्थापित किया गया है वहाँ पे विस्थापित न होकर थोड़ा सा और दूसरी तरफ विस्थापित हो गया है, वहाँ पे संतुलित हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ठोस का वर्णन करता है? सामान्य ठोस आप सभी को पता है, जैसे ठोस हो गया, आपकी मोबाइल एक ठोस है, ठोस पदार्थ है। तो ठोस का यहाँ पे वर्णन कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेगा? असंपीड़ित है, यानी कि हम ठोस को दबा नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि उसके अंदर की जो आणविक आकर्षण बल है बहुत मजबूत होती है, एक दूसरे से बहुत कड़ाई से जुड़े रहते हैं, इसलिए हम जो ठोस होता है उसको असंपीड़ित कहते हैं, यानी दबा नहीं सकते उसको हम। 13 नंबर का क्वेश्चन है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक स्थिर ऋण आवेशित चालक के निकट लाया जाता है, ध्रुवों पर इसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल क्या है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि चुंबक है, एक चुंबक है, चुंबक के उत्तरी यहाँ पे ध्रुव को एक स्थिर ऋण आवेशित चालक के निकट लाया गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे बना के दिखा देते हैं, चुंबक हो गया, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे कह सकते हैं इसको नॉर्थ कह सकते हैं, इसको साउथ कह सकते हैं, साउथ पोल। इसको ऋण आवेशित चालक के पास ले जाया गया है, यहाँ पे ऋण आवेशित चालक है, तो बोल रहा है कि ध्रुवों पर इसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल क्या होगा? तो यहाँ पे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक ऋण आवेशित चालक के निकट अगर ले जाते हैं तो ध्रुवों पर इसके द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल शून्य होगा। ठीक है, शून्य होगा। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर कोई बल अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्थिर आवेश कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए ध्रुवों पर चुंबक द्वारा अनुभव किया जाने वाला यहाँ पे बल जो होगा वह शून्य होगा। यदि आवेश विराम में है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, अगर विराम में नहीं है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा, तो कोई यहाँ पे बल का अनुभव होगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, बिल्कुल शून्य होगा। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा इस फिगर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट के भाग को पहचानना। ये क्लोरोप्लास्ट का ये इमेज दे दिया गया है, इसमें से आपको पूछा है ये जो भाग है, ये वाला भाग, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये भाग कौन सा, क्या इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे मैं फिगर के द्वारा ही आपको समझाऊंगा कि किस भाग को क्या कहते हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। लेकिन इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखें तो थैलेकाइड्स इसको कहते हैं, थैलेकाइड्स, जो यहाँ जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन बाकी सारे भाग भी आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, थैलेकाइड्स। लेकिन बाकी सारे भाग भी यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। जो यहाँ पे देखिए ये पूछा था, इसका 3D इमेज है, थैलेकाइड्स इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे है, यहाँ पे इसके लाइन में ये ग्रेनम कहा जाता है, सबसे नीचे वाली जो परत है इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, ये बाहर की जो परत है वो आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर की जो परत ये कटी हुई दिख रही है ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए कि अगर पूछ लेता है यहाँ पे आपसे कि क्लोरोप्लास्ट की कोई फिगर यहाँ पे इमेज दे दिया जाता है तो उसमें आप पहचान सकें कि क्लोरोप्लास्ट का कौन सा पार्ट क्या है। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड्स, ग्रेनम्स, स्ट्रोमा, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। तो आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। और दूसरा है, अगर क्वेश्चन पूछे तो क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड होता है, याद रखिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे यौगिक जिनकी रासायनिक प्रक्रियाशीलता समान होती है लेकिन संरचनाएं जो एक दूसरे की दर्पण छवियां होती हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? जैसे यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए कि दर्पण लगा दिया गया है, यहाँ पे इधर कोई यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे कार्बन से जोड़ देते हैं COOH, ठीक, और यहाँ पे OH जोड़ देते हैं। अगर इस साइड देखे जाए क्या कहते हैं शीशे से, तो यहाँ पे कैसे बनेगा इसका इमेज? यहाँ पे C तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे COOH आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस तरफ पर चला जाएगा क्योंकि शीशे के इधर दूर है तो इधर भी दूर होगा, OH यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनको क्या कहा जाता है? तो इस टाइप के जो छवियां बनती हैं इनको एनेंटिओमर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? एनेंटिओमर्स कहते हैं इनको, याद रखिएगा, एनेंटिओमर्स। ठीक, याद रहेगा। 16 नंबर का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक से किस प्रकार भिन्न है? आपसे पूछ रहा है कि एंजाइम जो होता है वो उत्प्रेरक से किस प्रकार भिन्न है। तो एंजाइम कार्बनिक उत्प्रेरक या जैव उत्प्रेरक होते हैं, हालांकि अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापमान और उच्च यहाँ पे दबाव पर कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं। जबकि एंजाइम के बारे में अगर बात की जाए, एंजाइम प्रकृति में प्रोटीन युक्त होने के कारण ऐसी उच्च ताप व दाब पर परिस्थितियों में विकृत हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से एंजाइम जो होते हैं वो उत्प्रेरक से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध पदार्थों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। शुद्ध पदार्थों को आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार से आप वर्गीकृत कर सकते हैं। तो तत्व और यौगिक मिलकर शुद्ध पदार्थ यहाँ पे बनाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तत्व और यौगिक मिलकर शुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्योंकि उनकी संरचना निश्चित नहीं होती है। ठीक है, सॉरी, शुद्ध पदार्थ बनाएंगे तो निश्चित होगी, तत्व और यौगिक की संरचना निश्चित होती है, यानी कि इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो यहाँ पे शुद्ध पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण है। आपसे पूछ रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों को मोटे तौर पर खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला यौगिकों के में वहाँ पे वर्गीकृत किया जाता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एलिसाइक्लिक यौगिक और एसाइक्लिक यौगिक है, चक्रीय यौगिक है और एलिसाइक्लिक यौगिक है, ओपन चेन है और एसाइक्लिक यहाँ पे यौगिक है। तीनों यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे आपसे बोले कि खुली श्रृंखला किसी की है। ठीक है, खुली श्रृंखला यहाँ पे होनी अगर होगी, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं, ओपन चेन है लेकिन यहाँ पे क्लोज चेन नहीं है। तो दोनों होना चाहिए, ओपन चेन भी होना चाहिए और क्लोज चेन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस में किया जाता है, तो ओपन चेन में किया जाता है और क्लोज चेन में किया जाता है। 19 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कौन सा सही सुमेलित है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग को अम्ल क्षार के बारे में क्लियरिटी है तो यहाँ पे बोल रहा है क्षार पीएच रेंज 7 से ऊपर, बिल्कुल सही है। एसिड पीएच रेंज 7 से नीचे, ये भी बिल्कुल सही है। एसिड पीएच रेंज 7 के तटस्थ, यानी कि ये भी सही है, एक तरह से मान सकते हैं कि 7 के लगभग नज़दीक भी एसिड माना जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा यहाँ पे आंसर है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पेड़ प्राकृतिक रबड़ प्राप्त करने के लिए लेटेक्स देता है। ऑप्शन है आपके यहाँ पे यूकेलिप्टस, दूसरा है हेबिया ब्रासिलियंसिस और तीसरा है इनोजीसस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक रबड़ हेबिया ब्रासिलियंसिस से यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। हेबिया ब्रासिलियंसिस से आपसे अगर कहे कि प्राकृतिक रबड़ के लिए लेटेक्स प्राकृतिक रबड़ प्राप्त करने के लिए लेटेक्स कौन देता है, तो हेबिया ब्रासिलियंसिस आपको सही यहाँ पे आंसर करना होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के समूह 16 से संबंधित नहीं है। यानी कि यहाँ पे ग्रुप 16 से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे ऐसा यहाँ पे तत्व है जो 16वें समूह से यहाँ पे उसका सदस्य नहीं है। तो फॉस्फोरस जो है आवर्त सारणी के 16वें वर्ग से संबंधित यहाँ पे नहीं है, फॉस्फोरस हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही। आवर्त सारणी के 16 यहाँ पे समूह 16 में 5 तत्व शामिल होते हैं, जिसमें आपका ऑक्सीजन होता है, ओ हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, यस, सेलेनियम हो गया आपका, यस सी, यहाँ पे टेल्यूरियम हो गया, यानी कि टी इसको इसका यौगिक का चिन्ह है, और पोलोनियम हो गया, पीओ। 5 आपके 16वें ग्रुप 16 के सदस्य हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम और यहाँ पे टेल्यूरियम, यानी कि फास्फोरस 16वें ग्रुप का सदस्य नहीं है। 22 नंबर का क्वेश्चन है। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन को ओजोन कैसे बनाते हैं, तो ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विधि का प्रयोग करते हैं। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड का गुण नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड का गुण कौन सा नहीं है। तो गंधहीन सल्फर डाइऑक्साइड का गुण नहीं है, क्योंकि वो गंध देता है आपका। रंगहीन गैस है ये, ठीक है, यह उत्तेजन और तीव्र गंध वाली गैस है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड आपके आसपास लीकेज है तो आपको बहुत ही आसानी से आप उसके बारे में पता चल जाएगा। यह अम्लीय ऑक्साइड है, यह जल में बहुत अधिक विलय होती है, यानी कि जल में बहुत आसानी से ये घुल जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर गंधहीन बोल रहा है कि कौन सा गुण नहीं है, तो बिल्कुल हो जाएगा गंधहीन नहीं है, गंध देता है ये सल्फर डाइऑक्साइड, SO2।
24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण साबुन में झाग बनता है। तो साबुन में जो झाग बनता है वो सोडियम रोसिनेट के द्वारा बनता है। सोडियम रोसिनेट बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रोसिन एक रासायनिक यौगिक होता है जो एक गोंद है जिसे साबुन बनाते समय उसमें मिलाया जाता है। तो सोडियम रोसिनेट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो उससे कपड़े साफ होते हैं एक तरह से। तो रोसिनेट झाग के लिए दिया जाता है कि झाग भी तो ज़्यादा जरूरी है, झाग नहीं देगा तो आप लोग कहेंगे कि साबुन अच्छा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक नहीं है। आपसे पूछ रहा है इन ऑप्शंस में से कौन सा एंटीबायोटिक जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि एरिथ्रोमाइसिन, यहाँ पे अगर बात की जाए कि यहाँ पे सभी जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक हैं, जिसमें आपका एरिथ्रोमाइसिन, अफ्लॉक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन सभी यहाँ पे जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक हैं। यानी कि इसमें से इस क्वेश्चन का नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें से तीनों हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। एक प्रोटॉन का पूर्ण आवेश कितना होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन धनावेशित होता है या ऋण आवेशित। आप सभी कहेंगे कि प्रोटॉन धनावेशित होता है। तो धनावेशित में सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, ये वाला। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसका आंसर। सबसे पहले बताओ उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो होता है +1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कार्बन होते हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे 27 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है, यह किसके द्वारा प्रस्तावित है। तो यहाँ पे जो तत्व के बारे में बात हो रही है, ये आवर्त सारणी के बारे में बात हो रही है कि प्रत्येक यहाँ पे पहला जैसे तत्व है, दूसरा तत्व है, इसी तरीके से 8वां तत्व है। इसके बाद इन्होंने कहा था कि फिर ये जो रिवाइज होता है, ये 8वें के बाद जो 9वां आता है, इसका गुण जो होता है पहले की तरह होता है, 10वें का जो गुण होता है वो दूसरे की तरह होता है। तो इन्होंने कहा था, इसके बारे में पूछा कि ये किस यहाँ पे साइंटिस्ट ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे न्यूलैंड ने कहा था, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड इनका पूरा नाम था। इन्होंने बताया था कि जो 8वां तत्व होता है उसका गुण पहले तत्व के समान होता है। और ये कब बताया था इन्होंने, 1865 ईस्वी में इन्होंने इसको बताया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए तो इसको क्या कहते हैं, जो इन्होंने ये दिया था, बताया था कि प्रत्येक 8वें जो तत्व होते हैं उसके बाद ये गुण अपना फिर से वही रिपीट करते हैं। इसको कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम इसको कहा जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ, 28 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन जो हैं, गैसें अत्यधिक असंपीडित होती हैं, गैसें प्रत्येक दिशा पर समान दबाव डालती हैं, तीसरा है इसका आयतन और आकार निश्चित होता है। इसमें से आपको बताना है कि गैसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, गैसें प्रत्येक दिशा पर समान यहाँ पे दबाव डालती हैं। यहाँ पे अगर ए ऑप्शन की बात की जाए, कह रहा है ये गैसें अत्यधिक असंपीडित होती हैं, गैसों को आप दबा नहीं सकते, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। गैसों को आप जितना चाहें, बहुत ज़्यादा चाहें दबा सकते हैं, ठोस को नहीं दबा सकते। इसका आयतन और आकार निश्चित होता है, गैसों को जिस भी गुब्बारे में भरेंगे गुब्बारे के आकार का हो जाएगा। जिस भी आयतन में बदलना चाहे उसको बदल सकते हैं, उसका आकार बदल सकते हैं, आयतन बदल सकते हैं, तो निश्चित नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये जो कथन है, गैसें प्रत्येक दिशा पर समान दबाव डालती हैं, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ये सत्य ही पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 नंबर का क्वेश्चन है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में सोने का उपयोग क्यों किया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, ये उपकरण है, इसमें सोने का उपयोग क्यों करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सोने प्रकृति में आसानी से उपलब्ध है, सोना लचीला है, सोना प्रकृति में यहाँ पे संवाहक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर सही बात किया जाए तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में सोने का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सोना बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है, लचीला आपका धातु है। आपने देखा होगा सोने को मोड़ के कोई भी आभूषण बना दिया जाता है बहुत आसानी से। अब ये तो कह नहीं सकते कि प्रकृति में बहुत आसानी से उपलब्ध है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर होगा यहाँ पे सोना लचीला है, इसलिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में सोने का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबक द्वारा कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होता है। क्वेश्चन है आपका कि एक चुंबक है,
उसके द्वारा कमज़ोर रूप से प्रतिकर्षित, यानी कि दूर कौन सा यहाँ पे कौन सी सामग्री, किस प्रकार की सामग्री है जो प्रतिकर्षित होती है। यहाँ पे ऑप्शन आपके हैं प्रतिचुंबकीय सामग्री, अनुचुंबकीय सामग्री और लौह चुंबकीय सामग्री। लौह चुंबकीय जो सामग्री होगी वो तो बहुत आसानी से आकर्षित होगी, प्रतिकर्षित नहीं होगी। अनुचुंबकीय जो है वो भी यहाँ पे आकर्षित होगी, लेकिन जो प्रतिचुंबकीय सामग्री होगी वो यहाँ पे चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होगी। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक द्वारा कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। यहाँ पे प्रतिचुंबकीय सामग्री वे होते हैं, अगर आपसे पूछे कि प्रतिचुंबकीय सामग्री कौन से होते हैं, तो प्रतिचुंबकीय सामग्री वे होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में कमजोर रूप से चुंबकीय क्रिया यहाँ पे चुंबकित किया जाता है, यानी कि बहुत ही धीमे तरीके से इसको चुंबकित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय सामग्री। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, पहले ही बता चुका था मैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए जब तक आपका एग्जाम आ नहीं जाता है तब तक मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा अलग अलग सारे सब्जेक्ट्स के। तो वीडियो को लाइक करिएगा, ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को देखनी है, सिर्फ बीपीएससी टीचर्स के लिए नहीं, टीचर्स जगह से जुड़े हुए कोई भी आपके एग्जाम आते हैं, सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, या स्टेट हो गया आपका, बिहार शिक्षक भर्ती हो गई, यूपी में आने वाली शिक्षक भर्ती, सारी चीज़ें अगर आप लोगों को शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर देखने हैं, पढ़ना है, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।